नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संदीपनी एकेडमी पिछली बार आप लोगों के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी लेकर आया ही था। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की सेवा में कुछ न कुछ नई नई एक्टिविटी करते रहें। तो एक बार और फिर से आप सभी लोगों का संदीपनी एकेडमी मंदसौर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसी की तहत ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के तहत ऑनलाइन एक्टिविटी की कड़ी में मैं आज आप लोगों को एथिक्स की परिचय क्लास समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं आप लोगों को ज़रा सा इसकी हिंट देना चाहता हूं, जो कि जीएस पेपर 4 है, जिसको आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं इस पेपर को। तो आज बेसिकली हम 3 सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हम इन 3 सवालों को समझ लेते हैं तो इसके शुरुआती दौर के जो भी डाउट हैं, जो जीएस पेपर 4 के हैं, जो कि शुरुआती डाउट आते हैं, तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि इन तीनों सवालों के जवाब हम बहुत ही अच्छे से जान लें। तो हम पहले किसके बारे में बात कर रहे थे, इसे बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि ये पेपर क्या है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि ये पेपर है क्यों, क्या वजह है ऐसी। और तीसरा कि इसका फ़ायदे क्या है या लाभ। तो पहले हम पहले वाले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पेपर है क्या। इस पेपर को आपने अक्सर 3 शब्दों के संग्रह से सुना होगा: एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इन तीनों शब्दों से इस पेपर को डिनोट किया जाता है। असल में इन तीनों शब्दों में यह पूरा सिलेबस कवर होता नहीं, क्योंकि जीएस पेपर 4 का सिलेबस और भी इनसे हटके हैं। लेकिन असल में क्या है कि यूपीएससी की मजबूरी है इन 3 शब्दों में इस पूरे पेपर को डिफाइन करना। अब ऐसी क्या मजबूरी है, अगर मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाऊं कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक फलों का टोकरा है। उस फलों के टोकरे में सबसे ज़्यादा मात्रा में कुछ सेब हैं और कुछ आम हैं और कुछ अमरूद भी हैं। बाकी उसके अलावा उसके अंदर छोटे छोटे बाकी कुछ कम मात्रा में और भी फल हैं, जैसे कि अंगूर हैं वगैरह वगैरह। तो या तो आप उस फल के टोकरे को सारे एक एक फल के नाम बताकर डिनोट करो, या सिर्फ जो ज़्यादा मात्रा में फल हैं उनके नाम से उसे डिनोट कर दो। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि जो टॉपिक ज़्यादा हाईली वेटेज में है, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, उनका नाम से इसे डिनोट कर दिया जाता है। तो कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये शब्द, इन तीनों का मतलब क्या निकलते हैं। तो एथिक्स के 2 अलग अलग मतलब निकलते हैं, एक तो नैतिकता और नीति शास्त्र। दोनों ही इसके अलग अलग मतलब हैं और दोनों ही शब्दों का अलग अलग मतलब निकलता है। और इंटीग्रिटी के लिए जो यूपीएससी ने शब्द इस्तेमाल किया है वो है सत्यनिष्ठा। और एप्टीट्यूड के लिए अभिरुचि। ये तीनों शब्द हैं और इन तीनों शब्दों से जीएस पेपर 4 को डिनोट किया जाता है। और ये तीनों शब्दों को क्या मतलब निकलता है, आप लोग लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इसके हम दूसरे वाले सवाल पर बात कर लेते हैं कि पेपर है क्यों। असल में 2014 से पहले जीएस पेपर 4 यूपीएससी के सिलेबस में था नहीं। क्यों? 2014 के बाद में जीएस पेपर 4 आया, इसकी ऐसी क्या वजह थी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि यूपीएससी के जो सभी मेंबर हैं उन सभी लोगों ने एक रात पहले माउंटेन ड्यू की एक घूंट लगाई, 4 घूंट लिए एक साथ में बैठकर, और फिर बोला साथ में मिलके कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, और सुबह उठे और जीएस पेपर 4 लेके आ गए यूपीएससी के सिलेबस में। ऐसा कुछ हुआ होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो इसके पीछे कुछ ठोस कारण होगा, रीज़न होगा। तो इसके पीछे का कारण ये था कि असल में 2000 से 2010 के बीच में मसूरी या लबासना से बहुत सारी रिपोर्ट यूपीएससी को ऐसी गई और बहुत सारी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव जगह से भी यूपीएससी को बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी गई
कि आप जिन लोगों का सिलेक्शन करके भेज रहे हो वो लोग कुछ मामलों में तो बहुत ही अच्छे बेहतर हैं, लेकिन जब बात नैतिकता की आती है, यानी कि एथिक्स की बात आती है और लोगों को समझने की बात आती है, तो वहाँ आपके अधिकारी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर उन्होंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने लगातार 2008 के बाद में चेंजेस करना शुरू किया यूपीएससी के सिलेबस में और पैटर्न में भी। और उसके बाद फाइनली 2014 में एक और पेपर लेके आए जिसे कि आप एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पेपर के नाम से पहचान लेते हैं। तो इस पेपर के नाम से इसे पहचाना जाता है, इस नाम से इसे पहचाना जाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर था क्यों। ये तो हमने समझ लिया, अब इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके दो जगह फ़ायदे हैं। एक तो सीधा सीधा आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा दिख जाएगा, और दूसरा वाला फ़ायदा ना चाहते हुए भी आपको होगा ही सही जीवन में या लाइफ में। अब एग्ज़ाम में कहाँ का फ़ायदा हो रहा है? एक तो GS4 में। GS4 में कैसे फ़ायदा देता है सबसे ज़्यादा ये वाला पेपर? अगर आप लोग हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को ये पेपर बहुत ज़्यादा योगदान करता है आईएएस बनने के लिए। अगर आपको हिंदी माध्यम से आईएएस बनना है तो कम से कम जीएस में इतने नंबर लाने ही पड़ते हैं, या इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा मान ही लो, क्योंकि आप GS4 में इतने नंबर ले आते हैं। जीएस के बाकी 3 पेपर है जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी वगैरह इनके हैं, इकोनॉमी जिनमें सब्जेक्ट इंक्लूड है। तो उन सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम वालों के लिए अधिकतर 100 से ज़्यादा नंबर ला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। 250 के अंकों में से 100 से अधिक नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही पेपर उन्हें मदद करता है जो कि उन्हें आईएएस बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है, जिसमें कि आप 125 से ज़्यादा या इतने नंबर आराम से ले आ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले तो हमेशा आगे ही रहते हैं, तो उनका लगभग स्कोर रहता है कि 160 से ऊपर एथिक्स वाले पेपर में वो कवर कर लेते हैं अगर वो आईएएस हैं तो सीधा सीधा एक फ़ायदा तो आपको GS4 में हो गया कि इसकी मदद से अगर आप इसमें नंबर ले आते हैं तो लगभग आपके आईएएस बनने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा आपको फ़ायदा मिलता है एसे में या निबंध में। आप लोगों ने देखा होगा, पुराने पेपर उठा कर देखे होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप लोग पुराने पेपर उठा के देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी जो निबंध पूछता है वो ना तो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, ना ही जियोग्राफी से रिलेटेड होता है। कभी कभी ऐसे निबंध आ जाते हैं जो जियोग्राफी या इकोनॉमी या पॉलिटी इनसे रिलेटेड होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन अब तो 2020 और 21 में उसने दोनों निबंध ऐसे दिए जिन्हें देखते से ही बहुत सारे लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी शब्द लिखे हुए रहते हैं उनको डिकोड करना आना चाहिए, यानी कि एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन से बहुत सारी लाइन हमें बनाना आना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल कोटेशन भी याद होनी चाहिए। तो इसीलिए ये पेपर हमें बहुत ही मदद करता है, क्योंकि ये जीएस का चौथा पेपर पढ़ने के बाद आप लोगों का दिमाग कुछ ऐसे काम करने लगता है कि आप किसी भी लाइन को कम से कम तोड़ मरोड़ के एक पेज में तो आराम से लिख ही दोगे जब आप इसका टॉपिक नंबर 5 पढ़ोगे। तो एक आपको ये ऐसे में मदद करेगा। और अगला आंसर राइटिंग में या लेखन शैली में आपको ये कैसे मदद करेगा? आईएएस बनने के लिए मेंस एग्जामिनेशन निकालनी ही पड़ती है, सबके लिए ज़रूरी है वो। और मेंस एग्जामिनेशन तभी निकलती हैं जब आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया हो। और आंसर राइटिंग स्किल्स बढ़िया होने के पीछे एक पक्ष ये भी है कि आप उसे कितना अट्रैक्टिव बना के लिखते हैं, या उसमें जो भी लिख रहे हैं उसमें लैंग्वेज का फ्लो कैसा है और कैसे शब्दों का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम जब कोई भी उसमें आंसर पूछा जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें बैलेंसिंग बना के आंसर का बैलेंस बनाकर उसमें लिखने की कोशिश करें। तो यही अप्रोच आपको GS4 वाला पेपर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है ये पेपर, कि आप लोगों को एक बैलेंसिंग अप्रोच डेवलप हो जाए ताकि आप लोग उसकी मदद से एक अच्छा आंसर लिख पाएँ। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या क्या फ़ायदे हैं ये अच्छी तरह से समझ आ ही गया होगा। अगला इसका फ़ायदा जो मैं बता रहा था, जीवन में ना चाहते हुए भी
इसका एक और फ़ायदा आप लोगों को इंटरव्यू में भी मिल जाएगा। इसका एक फ़ायदा आपको इंटरव्यू में भी मिल ही जाएगा। इंटरव्यू में कैसे फ़ायदा मिलेगा? अगर आप लोगों ने यूपीएससी का इंटरव्यू देखा हो तो यूपीएससी का इंटरव्यू फैक्चुअल बेस नहीं होता। उन्हें ये जानने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि यहाँ की इतनी लंबाई बताओ, कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पेड़, ये सब उन्हें पूछने में 1% भी रुचि नहीं है। उनके जो भी सवाल रहते हैं यूपीएससी के तो कंसेप्चुअल बेस रहते हैं और अधिकतर केस स्टडी बेस रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक इमोशनल सिचुएशन में डाला जाए, उसके बाद आपसे केस स्टडी सोल्व करवाई जाए ताकि आपका एक बेहतर आउटकम निकल कर आने की कोशिश हो जाए, उनकी पूरी हो जाए। वो इसलिए ऐसा करते हैं, उन्हें नहीं मतलब है बाहर की चीज़ें जानने में, उन्हें वैसे भी सब कुछ पता है। वो आपके अंदर के अंतरात्मा को जानना चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा देश के बारे में क्या करना चाहती है और समाज के बारे में क्या सोचती हैं। तो वो इन सबको टटोलने के लिए इमोशनल सिचुएशन आपको देते हैं। वैसे ही एक कॉमन सिचुएशन या एक कॉमन मुद्दा जो कि हम सब लोगों की लाइफ से बहुत ही जुड़ा हुआ रहता है, या शादी, कि वो अधिकतर शादी के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो बहुत सी बार एक बार ट्रेंड आया कि शादी के बारे में सवाल पूछते हैं, तो सब लोगों ने एक सेफ आंसर सोच लिया। वो पूछते हैं कि क्या बात है, आप 32 के हो गए हो, अभी तक शादी नहीं की, क्यों नहीं की? क्या प्रौढ़ विवाह करना चाहते हो? अच्छा, नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहते हो? कुंवारा रहना चाहते हो? नहीं, क्या करना चाहते हो? तो वो बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं। अगर आप फिर वो बोल दे कि हाँ करना चाहता हूँ, तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज, उसमें फिर आप लोग फंस जाते हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे क्या करते हैं कि आंसर एक सेफ आंसर सोच कर चलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कहीं पर कमिटेड हूँ पिछले 4 सालों से, भले ही किसी ने घास नहीं डाली हो, लेकिन बोल देते हैं कि हाँ मैं पिछले 4 सालों से कहीं पर कमिटेड हूँ, और उसके अलावा जब भी हमारी कमिटमेंट है कि हम जब भी नौकरी में आ जाएंगे तब हम एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। वो भी इसके आगे रुकते थोड़ी है, फिर उनका भी और आगे दिमाग चल ही जाता है। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग कमिटेड है, तो इसके आगे और बता दीजिए कि क्या, कि चलो अब बताओ कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए आप अपने घर पे गए, आपकी नौकरी लगने के बाद, आपकी नौकरी लग गई, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए अपनी मम्मी से जाकर बोला। मान लीजिए कि एक लड़का है तो अपनी माता से जाकर बोलेगा कि मम्मी, उसको अनुमान था कि मेरी मम्मी इस बारे में मान ही जाएगी, उसने बहुत सारी जिद आज दिन तक मेरी पूरी की है, और एक और छोटी सी जिद है ये भी पूरी कर ही देगी। अब उसे थोड़ी पता था कि अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो इस भाव में था कि हाँ मम्मी मान ही लेगी। और जैसे ही मम्मी के पास में गया और उसने माताजी के सामने अपना पक्ष रखा कि माताजी, एक कन्या है जिससे मैं प्रेम विवाह करना चाहता हूँ। और जैसे ही ये बात माताजी ने सुनी तो वो एकदम क्रुद्ध हो गई और फुफकारती हुई एकदम गुस्से में बोली कि बेटा, अगर ऐसी बकवास मेरे आगे दोबारा की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और ये बात मम्मी ने सीरियसली बोली है, मजाक मजाक में नहीं बोली है। अब आप लोगों के भी होश फाख्ता हो गई ये बात सुन के कि क्या क्या वायदे कर रखे थे मैंने 4 सालों से। पिछली बार आईफोन दिलाया था, आईफोन 11 वो दिलाया था, वो भी बकवास जा रहा है, वो भी फालतू में चला जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। फिर आपकी भी होश फाख्ता हो गई कि कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर आपने जब भी यह बात अपनी नायिका को बताई, नायिका समझ रहे हो किसे कहना चाहता हूँ मैं, आपकी महिला मित्र या आपका पुरुष मित्र। तो आप जब भी आपने आपकी नायिका को बताया ये कि माता जी ने ये बात कही, तो आपकी नायिका ने बोला कि आपको बात करना नहीं आई होगी अच्छे से, मैं कोशिश करके देखती हूँ। और जब आप घर पे नहीं थे तो आपकी नायिका अचानक से घर पर आ पड़ी और आपकी माताजी से मिलकर दोनों में अच्छी कहासुनी हो गई। जब तक आप बाहर से आओ दोनों में अच्छी से तू में हो गई, कहासुनी हो गई, और दोनों ही एक दूसरे के विरोध में बैठी हुई हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप आए तो नायिका ने आपको देखकर बोला कि देखो, क्या नाम रख सकते हैं नायक का, रमेश बाबू, हाँ, कि रमेश बाबू देखो, अब धोखा तो मेरे साथ हो ही गया है, तुम्हारे इतने सारे लेटर मेरे पास जो पड़े हैं इनके बेस पे मैं चाहूँ तो तुम्हारी कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं क्योंकि धोखा जो होना था वो तो हो ही गया है मेरे साथ में। तो अब बस बहुत हुआ। और उसने अचानक इधर देखा तो उसे मिट्टी के तेल की एक डब्बी मिल गई छोटी सी, तो उसने उठाई तुरंत और अपने ऊपर डाल ली।
और लाइटर निकाल लिया अपनी जेब में से। अब मॉडर्न ज़माने की नायिका है ना भैया, सिगरेट विगरेट पीती थी तो लाइटर पास नहीं था, तो निकाला उसने और ऐसा खटका दबाया और डरा दिया उसे कि बस तुम्हारे पास 2 मिनट का समय है, बस मुझे जवाब दो जल्दी क्या होना है। इतने में जब माँ ने देखा कि बेटा द्रवीभूत हो रहा है तो माँ भी गई, और उसे पता था कि किचन में एक और सिगरेट जगह पर मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है, तो माँ भी लेके आ गई। और उसने बोला, माँ ने बोला कि बेटा फैसला करने से पहले एक बार इधर भी देख लेना। अब जो बेटा है, कई बार क्या होता है कि वो ऐसा आंसर देते हैं कि नहीं तीसरी डब्बी होगी वो मैं खुद अपने ऊपर छिड़क लूंगा। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में तीसरी वाली डब्बी नहीं है। यहाँ आपको कुछ करना है और उन्हीं 2 ही ऑप्शन है आप लोगों के पास में, 2 ही ऑप्शन में आप लोगों को जवाब देना है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज आप लोगों को इसका कुछ जवाब दूंगा, तो ना ही मेरे पास इसका ऐसा कोई सटीक जवाब है। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और इसमें इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी यही सिचुएशन नहीं, इसके जैसी और भी अलग इमोशनल सिचुएशंस पैदा हो ही सकती हैं, और उन इमोशनल सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए और सिचुएशन हैंडलिंग पावर होनी ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करता है कि एथिक्स वहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प करता है, ताकि आप किसी भी केस स्टडी को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओ। तो एथिक्स आपको ऐसी जगह वहाँ पे हेल्प करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छा आउटकम निकाल दो, और या किसी भी केस स्टडी का बहुत ही अच्छा आंसर दो। तो ये था कि आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसे मदद करेगा। बाकी लाइफ में कैसे मदद करता है इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ शब्दों में। एक तो नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है वो भी समझाऊंगा। असैद्धांतिक विचार। अगला है प्रेम, घृणा या ईगो। डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें आप लोगों की इम्प्रूव होगी। तो अब कैसे होगी मैं बताता हूँ। असल में क्या होता है कि जैसी सिचुएशन मैंने अभी आप लोगों को बताई, अब ऐसी सिचुएशन या इसकी ही जैसी कोई दूसरी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी बन सकती है। अब हम इन सबसे परे तो है नहीं, रहते तो दुनियादारी में ही है। कभी ना कभी ऐसी नहीं तो कोई दूसरी प्रकार की हमारे सामने सिचुएशन बन जाती है। और ऐसी समस्या में क्या होता है कि हम नैतिक दुविधा में आ जाते हैं, यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमें ऐसा लगता है कि दोनों ही ऑप्शन बहुत ही सही लग रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को चुनना रहता है, क्योंकि दोनों को तो चुना नहीं जा सकता। या अगर कुछ ऐसा आउटकम निकालें जो कि उस परिस्थिति में सबसे सूटेबल हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एथिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं होता है, उसकी वजह से आप कुछ गलत कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को क्या होता है कि उसे पता नहीं था कि जहाँ रेड लाइट लगती है ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ रुक जाना है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पे पार हो गया। तो उसमें उसे पता नहीं था कि वहाँ उसके नॉलेज की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है कि कुछ सिद्धांत हमें पता नहीं होते हैं, उसकी वजह से हम नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। तो उसी नैतिक दुविधा को समाधान करने के लिए एथिक्स हमें बहुत कंडीशन में हेल्प करता है। जैसे कि अगला और दूसरा देख लेते हैं कि असैद्धांतिक विचार। अक्सर लाइफ में क्या होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम वहाँ से कई ऐसी बातें सीख लेते हैं जो कि असैद्धांतिक है, जिनका कोई तर्क नहीं है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के विश्वास पर हम उन सब गोलमटोल बातों को अपने जीवन का सिद्धांत लेकर चल रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जो बिना काम की बातें हैं या असैद्धांतिक बातें हैं, या कह सकें कि जिनके पीछे कोई तर्क नहीं है, ऐसी गोलमटोल बातों का जीवन में होने से क्या फ़ायदा। हम ऐसे इंसान बनना चाहिए ना, ताकि जिसके हम तर्कों के आधार पर बात कर सकें, रीजनिंग के आधार पर बात कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि एथिक्स आपको एक रीजनिंग माइंड प्रोवाइड करवाता है, जिसके आधार पर आप उन सिद्धांतों को अपनाएं, उन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं जो कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी भी है। और अगला प्रेम, घृणा और ईगो। अगर आप किसी से बहुत प्रेम वाले लगाव की स्थिति में हैं, तो
मुझे अनुमान है कि कुछ दिनों बाद आपका ये थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेम की इंटेंसिटी। उसके बाद घृणा, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत भी करते हैं तो कुछ समय, यानी कि जब आप फिलोसॉफी पढ़ लेते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति आप लोगों के मन में भी घृणा भी कम हो जाएगी। और तीसरा एक और है कि अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी धौंस में रहते हैं कि मैंने तो ये कर दिखाया, ये तो मैंने किया, ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये सारी धौंस, या जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि घमंड में है व्यक्ति, तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसके अलावा चौथा कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। हम अभी जो डिसीजन कर रहे हैं कुछ दिनों बाद उससे भी अच्छे वाले डिसीजन करेंगे। तो ये कुछ मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं। लगभग इसमें आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एथिक्स क्या है। अब मैं एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसे पढ़ते समय अप्रोच कैसी होनी चाहिए, या पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब अप्रोच कैसी होनी चाहिए टीचर के लिए, एक तो टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए। तो टीचर के लिए एक कैसी अप्रोच होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि नैतिकता पढ़ाते समय कुछ टीचर इतने प्रैक्टिकल होकर पढ़ाते हैं ताकि पढ़ाने के साथ साथ नैतिकता उन्हें सिखा भी देते हैं। और कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पर उसे पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना अलग बात हो जाती है और सिखाना अलग बात हो जाती है। तो कुछ मात्रा में नैतिकता सीखनी भी पड़ती है और कुछ मात्रा में नैतिकता पढ़नी भी पड़ती है एग्जाम देने के लिए। तो दोनों ही पक्ष ज़रूरी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और कुछ मात्रा में थ्योरेटिकल चीज़ों पर भी विश्वास करता हूँ। और मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ, कितना थ्योरेटिकल हूँ, ये तो आप लोग मेरे बारे में बताएंगे। ना तो मैं खुद अपने बारे में अनुमान लगा सकता हूँ और ना ही आप लोगों के बारे में। और स्टूडेंट के लिए कौन सी अप्रोच होनी चाहिए, तो स्टूडेंट के लिए मुख्यतः 4 अप्रोच। वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू को मूल्य कह देते हैं और न्यूट्रलिटी को तटस्थता। अगला रीजनिंग माइंड या रीजनिंग और बैलेंसिंग। रीजनिंग और बैलेंसिंग माइंड। और अगली एक और बात कर लेते हैं, कॉन्टिनम। अब ये चारों क्या होती है, धीरे धीरे इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। वैल्यू न्यूट्रलिटी, अक्सर हम जीवन में अगर किसी भी इंसान की तुलना करते हैं तो हम उसे खुद से कंपैरिजन करते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि किसी इंसान के बारे में आपको कुछ जज करना है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम उसे अपने आप से कंपैरिजन करके देखते हैं। अब क्यों होना चाहिए ऐसा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने आप से कंपैरिजन करके देख रहे हैं। सब व्यक्तियों के अपने अपने अलग मूल्य हैं और सब व्यक्ति चाहता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो उसके अपने मूल्यों के हिसाब से जीवन जिए। मूल्य शब्द का अर्थ है कि जिन सिद्धांतों को हम अपने जीवन का आधार मानकर चल रहे हैं उन सभी के कलेक्शन को हम मूल्य कर देते हैं। तो मूल्य सभी व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, सभी व्यक्ति के जीवन जीने के सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं। तो हम क्यों किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को सिद्धांतों को कंपैरिजन करें। एक उदाहरण से समझाता हूँ कि यही कि मेरा मूल्य है कि मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मैं जानवर वगैरह नहीं खाता हूँ। और साथ ही मेरा एक और कोई दोस्त मान लो कि वो जानवर वगैरह खाता है, तो अगर वो चिकन खाने बैठा और मुझे देखकर ये बोले वो कि क्या तुम घास फूस खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, देखो प्रोटीन तो असली इसमें है, तुम्हें तो ये वाला खाना खाना चाहिए। तो अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने आप से मुझे कंपैरिजन कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन में अगर मैं उसे ये कहूँ कि क्या अपने पेट को तुमने कब्रिस्तान बना रखा है, काहे इतने जानवरों को खा जाते हो, शुद्ध खाना खाओ, असली प्रोटीन तो इसमें है। तो अब यहाँ कंडीशन उसकी जैसी ही बन गई है। मैं भी अपने आप को उससे कंपैरिजन करके देख रहा हूँ। तो हम क्यों एक दूसरे को कंपैरिजन करके देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति उसके हिसाब से कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा, उसकी सिचुएशन के हिसाब से सही हो सकता है, और जो मैं मेरी सिचुएशन के हिसाब से कर रहा हूँ या जो मेरे मूल्य हैं, जो मुझे मेरे माता पिता ने सिखाया, मैं उनके हिसाब से मेरी जीवन जी रहा हूँ। ऐसा ही थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला मामला है, लेकिन मैं चाहता नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूँ कि एक
जो हिंदू व्यक्ति हैं, हिंदू व्यक्ति को बकरा ईद के दिन ही बकरों पर दया आती है। बाकी दिन जो बकरे या जो भैंसे करते हैं दशहरे पर बंगाल साइड में, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। वैसा ही विपरीत मुस्लिम को भी, कि मुस्लिम व्यक्ति को भी जो साल भर प्रदूषण हो रहा है उस पर कोई डाउट नहीं होता है, लेकिन जब दिवाली के दिन हिंदू लोग पटाखे जलाते हैं तो मुस्लिम व्यक्ति को प्रदूषण से बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो क्या होता है कि आप लोग एक दूसरे को अपने आप से कंपैरिजन करके देख रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको न्यूट्रल यानी कि आवश्यकता है। न्यूट्रल कैसे रहें, यानी कि कैसे समझाओ कि ना तो उसकी वैल्यू पर डिपेंड रहना है, ना ही अपनी वैल्यू पर डिपेंड रहना है। बीच में खड़े होके या यानी कि जीरो वाले स्तर पर खड़े होकर दोनों का अनुमान करना है, किसी एक जगह झुककर कोई भी फैसला नहीं करना है। वैसे ही रीजनिंग और बैलेंसिंग माइंड, रीजनिंग माइंड जैसा कि आप सभी लोगों ने अगर गीता का सार सुना ही होगा तो उसमें लिखा हुआ है, पूरी गीता का सार ही है कि जो भी होता है कुछ ना कुछ रीजन से होता है। तो हम जो भी बात कहेंगे उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होना ही चाहिए। तर्कों के आधार पर कोई भी बात करें तो हम, या कोई भी किसी को आंसर दें तो तर्कों के आधार पर होना चाहिए, ना कि हवा में बातें होनी चाहिए। वैसे ही बैलेंसिंग माइंड, इसके बारे में भी भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि जीवन में कोई भी अति अच्छी नहीं होती है, दोनों के बीच का मार्ग बहुत सही रहता है। तो ना तो जीरो अच्छा है, ना ही 100 अच्छा है, दोनों के बीच का मार्ग अच्छा है। तो बैलेंसिंग माइंड बनाकर चलना है हमें लाइफ में, और लाइफ में इन्हें इथिक्स वाले पेपर के पढ़ते टाइम पे। अगला शब्द है कॉन्टिनम। कॉन्टिनम शब्द समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक शब्द समझा देता हूँ, डाइकोटोमी। असल में क्या होता है, असल जीवन में हम किसी भी चीज़ को दो भाग में विभाजित करके देखते हैं। कि अगर मैं आपको किसी के बारे में पूछूं कि क्या वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो आप लोग इन दोनों ऑप्शंस में से एक जवाब दे ही दोगे, यानी कि या तो वो अच्छा है या बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, नीच है, पापी है, ऐसा कुछ जवाब दोगे आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा और बुरा है। हर आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। हम दुनिया का कोई सा भी अच्छे इंसान का सैंपल ढूंढ कर लेकर आ जाओ, उसमें कुछ ना कुछ 5-6 कमियां निकल ही जाएगी। और दुनिया का कोई सा भी घटिया से घटिया इंसान ढूंढ कर लेके आ जाओ, कुछ ना कुछ खूबियां उसके अंदर भी निकल ही जाएगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सारी वैल्यू ना तो यहाँ होती है और ना ही यहाँ होती, इसके बीच में वेरी करती रहती है। यानी कि ये जो अप्रोच है, ये जो बीच के हैं, ये जो बीच का विचार है, इसे हम कह देते हैं कि कॉन्टिनम अप्रोच है। और जो हम बांट कर देखते हैं कि या तो वो अच्छा है या बुरा है, या चोर है या ईमानदार है, साहसी है कि डरपोक है, हम सब लोग एक ना एक सिचुएशन में साहसी भी बन जाते हैं। और कभी ना कभी हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन बन ही जाती होगी जहाँ हम डर डर के जीवन जीते हैं। हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ चोरी कर ही लेते होंगे, विचारों की ही सही, कोई फिजिकल चोरी नहीं करते होंगे तो। और कभी ना कभी हम ईमानदार भी बन जाते होंगे। तो ना तो कोई व्यक्ति चोर है, ना ही कोई पूरा ईमानदार है, ना ही कोई व्यक्ति पूरी तरीके से साहसी है, और ना ही कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से डरपोक है, ना ही कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है और ना ही कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा है। दोनों ही अच्छे और बुरे के अनुपात में वेरी करते हैं। कभी किसी का अच्छाई का अनुपात 60 है, बुराई का अनुपात 40 है, और ये वेरी भी करता रहता है। 60-40 हो गया, 48-52 हो गया, 49-51 हो गया, 47-53 हो गया। तो ये ऐसा वेरी करता रहता है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होती और ना ही यहाँ पर होती है, दोनों के बीच में एग्जिस्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, जितना कि मैंने समझाने की कोशिश की है। तो